सोलो लेवलिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जायंट को हराने के कारण जिन्बू का लेवल बढ़ गया है। फिर वहां जिन्हू आता है और कहता है, तुम तो असाधारण हो, तुमने जायंट बॉस को हरा दिया। जिन्बू मन में सोचता है, किसी मैसेज में ये नहीं लिखा कि तुमने डंजन बॉस को हराया है, मतलब रेड अब तक खत्म नहीं हुई है। और जिन्वू जायंट को एक्सट्रैक्ट करने जाता है, लेकिन मैसेज आता है, इसे एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता। फिर जायंट के अंदर से बेरू बाहर निकल आता है। फिर गेट के अंदर कुछ होने लगता है। हम देखते हैं कि गेट जायंट की माना को शोषित कर लेता है। यह देखकर जिन्वू जिन्हू से कहता है, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। फिर जिन्वू और बेरू गेट के अंदर प्रवेश करते हैं और वे वहाँ एक बड़ा घर देखते हैं। बेरू कहता है, माय किंग, आपने क्या ये सुना? जिन्वू कहता है, हाँ। जिन्वू मन में सोचता है, उसका एनिमी गेट में प्रवेश कर चुका है और वो हंस रहा है। इंटरेस्टिंग। फिर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो हंस रहा होता है और कहता है, ये मुझे बहुत हंसा रहा है। तुम लोग रूलर्स देखो तो सही, कौन मुझसे मिलने आया है। वेलकम सॉवरन। हम देखते हैं मॉन्स्टर को चेन से बांधा गया है। उसे देखकर जिन्वू मन में सोचता है, तो क्या ये बॉस है? मॉन्स्टर कहता है, मुझे इन चेन से आज़ाद करो। मुझे रूलर्स का प्लान पता है, मुझे बाकी सॉवरेन्स को बताना होगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर जिन्वू को देखकर कहता है, तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। जिन्वू कहता है, रूलर्स या जिन्हें भी कहा जाए, क्या उन्हीं लोगों ने तुम्हें ऐसा बनाया? मॉन्स्टर कहता है, उन्होंने मुझे यूज करने की कोशिश की थी। ये सिर्फ एक नींव रखने का प्रयास था, एक असली युद्ध के लिए। जिन्वू पूछता है, रूलर्स क्या हैं? मॉन्स्टर कहता है, सॉवरेन्स के पुराने दुश्मन। जिन्वू कहता है, उन्होंने तुम्हें इस तरह बांध कर रखा है, इसका क्या मतलब है? मॉन्स्टर कहता है, हाँ, मैं भी एक सॉवरेन हूं। मैं निश्चित हूं सॉवरेन्स और रूलर्स अब दोनों ही तुम्हारे पीछे पड़े हैं। उनका सामना करने लायक शक्ति अब भी तुम्हारे पास नहीं है। उनके खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हें प्रभाव या शक्ति हासिल करनी होगी। मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिन्वू कहता है, हेल्प? एक मॉन्स्टर ह्यूमन की मदद करेगा? क्या तुम सोचते हो मैं इस पर विश्वास करूंगा? मॉन्स्टर कहता है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा। फिर वह डीमन लैंग्वेज में कुछ कहने लगता है। तभी जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, डू यू एक्सेप्ट ओथ ऑफ फेथ डील? फिर जिन्वू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, कास्टर और एक्सेप्टेंट एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते। जिन्वू कहता है, ठीक है, अब मैं तुम पर विश्वास करता हूं। लेकिन तब मॉन्स्टर और कुछ नहीं बोल सकता, डील के कारण। जिन्वू कहता है, ओह, अब मैं समझ गया, तुम अच्छे से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे थे बाकी क्रीचर्स की तरह। मॉन्स्टर कहता है, क्रीचर्स? जिन्वू कहता है, मॉन्स्टर्स जो गेट से बाहर आते हैं। मॉन्स्टर कहता है, ओह, तुम रेजिडेंट्स ऑफ केओस की बात कर रहे हो। तुम कैसे रेजिडेंट्स ऑफ केओस और सॉवरेन्स को एक लेवल पर रख सकते हो? गेट से बाहर आने वाले केओस के निवासी सिर्फ कुछ बिखरी हुई छायाएं हैं। उन्हें जो बंद कर चुके थे, उन दुश्मनों ने उन्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया। तो यह स्वाभाविक है कि उनकी चेतना धीरे धीरे मिट गई। लेकिन मैं एक राजा हूं, मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैंने अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति को बनाए रखा है। उन अंधकारमय वर्षों में मैंने सब सहा, बस इंतजार किया जिस दिन मैं आजाद होऊंगा। और ठीक उसी वक्त मेरा तुमसे सामना हुआ। जिन्वू पूछता है, सिल्वर आर्मर और विंग्स वाले, क्या वो रूलर्स आर्मी है? मॉन्स्टर कहता है, हाँ। जिन्वू पूछता है, रूलर्स हमारे पास मॉन्स्टर क्यों भेजते हैं? मॉन्स्टर कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वे वॉर की तैयारी कर रहे हैं। वे इस दुनिया को बैटलफील्ड बनाना चाहते हैं और मॉनर्क से फाइट करना चाहते हैं। जिन्वू कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वे मॉन्स्टर भेजकर अर्थ को बैटलफील्ड क्यों बनाना चाहते हैं? मॉन्स्टर कहता है, ये आसान है, वे इस दुनिया में मैजिक एनर्जी डालना चाहते हैं। जो शक्ति इस दुनिया में नहीं थी, उसे पैदा करने का सबसे असरदार तरीका है उनके खून का इस्तेमाल करना, जिनके अंदर वो शक्ति पहले से मौजूद है। और इसलिए रूलर्स ने तय किया कि वे उन्हीं बंदियों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ा है। अब चारों ओर मैजिक शक्ति धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। ये उसका फल है जो आया है सैनिकों के पैरों के नीचे पड़े अनगिनत डीमंस के खून की वजह से। मैजिक एनर्जी एक दुनिया को और ज्यादा मजबूत बनाता है, और यही है उनका प्लान, ऐसी एक दुनिया बनाना जो वॉर के झटकों से टूट ना जाए। जिन्वू कहता है, वॉर मतलब तुम कहना चाह रहे हो? मॉन्स्टर कहता है, रूलर्स और मोनार्क्स के बीच रीमैच। वो दुनिया जिसमें तुम रहते हो जल्द ही नरक बन जाएगी, और ये बहुत जल्दी होगा, ज्यादा वक्त नहीं बचा। रूलर हो या मोनार्क, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, हो सकता है रूलर्स ने अभी से हरकत में आना शुरू कर दिया हो। जिन्वू कहता है,
तुम कह रहे हो वे मेरे पीछे आएंगे, लेकिन क्यों? मॉन्स्टर कहता है, तो तुम्हें पता नहीं, जो पावर तुम्हारे पास है वो तुम्हारी नहीं है। इस पावर का असली मालिक रूलर्स को धोखा दे चुका है, और अब तुम रूलर्स और मॉनर्क्स दोनों के दुश्मन बन चुके हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जिनवू कहता है, अगर सच में तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मेरे शैडो सोल्जर बन जाओ, इससे चीजें आसान हो जाएंगी। मॉन्स्टर कहता है, रूलर और मॉनर्क दोनों ही स्पिरिचुअल फॉर्म से बंधे होते हैं। हमारी स्पिरिचुअल फॉर्म अगर मर जाए तो हम फिर कभी शैडो में नहीं बदल सकते, और यही कारण है कि मैं सोल्जर नहीं बन सकता। अब क्या ये स्पष्टीकरण तुम्हारे लिए काफी है, ताकि तुम अब मेरी मदद करो? ये सुनकर जिनवू अपना डैगर निकालता है और मन में सोचता है, लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। फिर जिनवू एक चेन को काट देता है। फिर वो पूछता है, तो तुम कुछ ह्यूमंस की साइड में हो? मॉन्स्टर चुप हो जाता है। जिनवू कहता है, चुप क्यों हो? डील की वजह से। जो मैजिक स्टोन तुम्हारी गर्दन के पीछे है, उसी के कारण तुम रूलर्स की बात सुनते हो। वही जो कहता है, ह्यूमंस को मार डालो। ये सुनकर मॉन्स्टर जिनवू पर अटैक कर देता है, और जिनवू उसके सीने में डैगर घुसा देता है और कहता है, तुम्हें जिंदा रखना बहुत डेंजरस है, तुम एक दिन एक कैलामिटी बन सकते हो। मॉन्स्टर कहता है, तुम गलती कर रहे हो, कैलामिटी मैं नहीं, कैलामिटी तो तुम हो। और जिनवू मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर मरते मरते कहता है, तुम्हारी दुनिया के इनहैबिटेंट्स एंड केओस के बंदी इनहैबिटेंट्स के बीच जितनी बार युद्ध होगा, उतनी ही तेजी से तुम्हारी दुनिया एक भयानक वॉरजोन बन जाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं, तुम जो भी चीजें प्यार करते हो और संरक्षित करते हो, वे सब कुछ युद्ध के कर्मा की आग में जलकर राख बन जाए। जिनवू कहता है, जो तुम चाह रहे हो वैसा नहीं होगा। फिर जिनवू के पास एक नोटिफिकेशन आता है, यू हैव डिफीटेड द डंजन बॉस, यू हैव डिफीटेड लेगिया, वन ऑफ द 9 ओरिजिनल मॉनर्क्स। मतलब मॉन्स्टर असल में एक मॉनर्क था। फिर जिनवू का लेवल अप होता है और वह लेवल 122 पर पहुंच जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक प्लेन एक घर के सामने लैंड करता है, और हम देखते हैं घर के सामने खड़ा है क्रिस्टोफर रीड। वह कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि आज कोई आएगा, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। वाइस डायरेक्टर और एमसो सेलनर। डायरेक्टर कहता है, हम तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने आए हैं, अकेले में। फिर तीनों एक रूम में जाकर बैठते हैं। रीड कहता है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अगर इस रैंक गेट की बात है तो मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं नहीं जाऊंगा। सेलनर कहती है, वो वजह नहीं है, ये और भी सीरियस मामला है। क्रिस, तुम्हें भविष्य में मर्डर किया जा सकता है। ये सुनकर रीड शॉक हो जाता है। रीड कहता है, लेडी सेलनर, मैं नहीं भूला कि आपने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन हम इतने भी क्लोज नहीं हैं कि एक दूसरे से मजाक करें। आप किसकी बात कर रही हैं? सेलनर कहती है, मैंने एक सपना देखा था तुम्हारे बारे में, तुम वहां लोगों से घिरे हुए थे। रीड कहता है, आप मुझे ये सब सिर्फ इसलिए बताने आई हैं कि आपने इसे सपने में देखा? मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता। सेलनर कहती है, मेरे सपने में? रीड कहता है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं किससे मदद मांगूं? आप कहना चाहती हैं कि कोई ऐसा है जो एक नेशनल लेवल हंटर की मदद कर सकता है? ऐसा कोई नहीं है। सेलनर, हो सकता है कोई हो जो तुम्हारी मदद कर सकता है। सुंग जिनवू तुम्हें बचा सकता है। रीड, संग जिनवू। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू के पास। जिनवू गेट से बाहर आ रहा होता है और कहता है, यह अच्छी बात है कि मैंने पहले ही उसकी असली इंटेंशन जान ली, और जिनवू ने जो जायंट्स को हराया है वो अब पूरी दुनिया जान चुकी है। कई लोग जिनवू को नेशनल लेवल हंटर भी कहना शुरू कर चुके हैं। जो जायंट चाइना की ओर गया था उसे लियू जिगंग ने हरा दिया, और जापान की हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ने भी अपनी गलती स्वीकार कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी तरफ थॉमस एंड्रे और उसकी टीम भी अमेरिका का एस रैंक गेट क्लियर कर रहे हैं। फिर हम थॉमस एंड्रे और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। असिस्टेंट कहता है, एक प्रॉब्लम हो गई है। आगामी इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस की पार्टिसिपेंट लिस्ट आ चुकी है, जिसमें अहजन गिल्ड का भी नाम है। थॉमस कहता है, अहजन गिल्ड? असिस्टेंट, हाँ, जिनवू की गिल्ड। थॉमस, तो इसका मतलब है वो हमारी तरफ आ रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू के पास। उसके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करके वो जिनवू से कहता है, मुझे कोरिया जाना होगा। जिनवू, क्या बात है? फिर जिनवू वहाँ से चला जाता है और सोचता है, मैंने माँ की आवाज़ को पहले कभी ऐसा नहीं सुना, कुछ बुरा तो नहीं होगा। जिनवू जब कोरिया पहुँचता है तो देखता है कि उसके पिता इटर्नल स्लीप में चले गए हैं। ये देखकर जिनवू बहुत अपसेट हो जाता है और खुद को दोष देने लगता है। फिर जिनवू के असिस्टेंट उसे एक नोटबुक देता है और कहता है, आपके पिताजी इसके ऊपर काम कर रहे थे बेहोश होने से पहले। फिर जिनवू वो नोट खोलकर देखता है, जहां उसमें जिनवू और उसके भाई बहनों की फोटो थी, जिसे देखकर जिनवू रोने लगता है। फिर वो वहां से जाने लगता है, और तभी जिनवू अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से वहां आ जाता है और जिनवू के पिताजी को इटर्नल स्लीप से जगाने की मेडिसिन दे देता है। फिर जिनवू वहां से चला जाता है
और तभी जिन्हू की बहन आती है और अपने पिताजी को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं कि जिन्हू के पिता स्लीप से कैसे जाग गए। फिर जिन्हू रास्ते में चलते चलते कहता है, थोड़ा जल्दी है लेकिन हैप्पी बर्थडे जिन्हू। और यहीं पर इस एपिसोड का अंत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।